दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का जो एफडीआई और एफआईआई है वो कुछ समय से डिक्रीज हो रहा है या फिर स्टेगनेंट पोजीशन पे, जबकि इंडिया जो है अभी जो उसकी ग्रोथ है, जीडीपी है, वो कंटिन्यूसली राइज हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। और इससे अगर यदि ये सिचुएशन रहती है तो इससे हमारी इकोनॉमी कैसे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए। इंडियन इकोनॉमी का ये मतलब हम कह सकते हैं एक मेजर पोर्शन है, उस चीज को ये कवर करेगा। तो अभी क्या एक पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जीडीपी इंडिया की, अगर हम जीडीपी की बात करें तो वो फास्टेस्ट है अमंग मेजर इकोनॉमीज। मतलब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एवरेज 8.2% की रेट से इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है सिंस 2021। कैपिटल इनफ्लोज की बात करें तो वो पर अगर हम देखें तो वो 15 ईयर लो पे है। मतलब जीडीपी ग्रोथ हो रही है पर कैपिटल इनफ्लो इतना अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है। जस्ट 18.3 बिलियन ही ग्रो हुआ है 2024-25 वर्सेस $107.9 बिलियन इन 2007-8। तो यदि मैं आपको इसको एक डायग्राम से देखें तो $107.9 बिलियन, मैं सिर्फ ये वाली टाइमलाइन देख रही हूँ। अगर 2007-8 की बात करें और अभी 2024-25 बीच में ये और बढ़ा था, ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा कैपिटल इनफ्लो है, एफडीआई एफआईआई है, ये बढ़ा ना हो, बीच में ये इंक्रीज हुआ था। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं, ये कैपिटल इनफ्लो के आप पैरामीटर्स देखेंगे तो जैसे 107.9 है, फिर बीच में ये थोड़ा कम हुआ था, फिर वापस 91.99 है, फिर उसके बाद में दोबारा ये बीच में कम हुआ था, फिर वापस बढ़ गया था। तो इस प्रकार से क्या वेरी करता रहता है। पर अभी हम देखें तो हिस्टोरिक लो पर है। मतलब 18.3 बिलियन बहुत कम है आज की डेट में, जिस रेट से इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। एफपीआई की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो नेट आउटफ्लोज इन 4 ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, मतलब 5 साल की लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो उसमें से जो 4 साल है उसमें से कंटिन्यूसली नेट आउटफ्लो हो रहा है। मतलब एफपीआई जा रहा है इंडिया से। अब इसके पीछे ये भी हम कह सकते हैं कि यूएस की जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रही है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, वहां पे डॉलर में मतलब वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ना खुद के लिए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया से इन्वेस्टमेंट को निकाल के जो फॉरेन कंट्री जैसे यूएस वगैरह है वहां पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और इसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे मेच्योर होता है। और जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं 4 to 5 ईयर्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी में करते हैं। तो अभी उनको कंटिन्यूसली फायदा हो रहा था 4-5 साल में। तो अब जब उनका वो मेच्योर हो जाता है, मतलब कोई भी अगर कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 4-5 ईयर्स में, जब आपका मेच्योरिटी आ जाती है तो आप उससे रेवेन्यू जनरेट करके वो पैसा उसमें से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करते हो। तो सेम ऐसा ही एफपीआई और एफडीआई के साथ भी यही हो रहा है। ठीक है। अब एफपीआई इन्वेस्टर्स आर पुलिंग बैक, ऐसा क्यों हो रहा है? पास्ट एफडीआई बूम, ठीक है, अब वो मैच्योर, ये जो मैंने आपको कहा पास्ट एफडीआई बूम मैच्योरिंग 2015 से 21 में बहुत हेविली इन्वेस्टमेंट हुआ था। अब वो क्या हो रहा है, ई कॉमर्स में जैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, फिनटेक में, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, अब वो मैच्योर हो गई उनकी, है ना। मतलब उनको उन्होंने रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर लिया, तो वो एग्जिट कर रहे हैं फ्रॉम आईपीओज, फिर बॉन्ड्स, शेयर सेल्स। ठीक है, तो ये अब एग्जिट कर रहे हैं, मतलब मैच्योर हो गई है उनकी एफडीआई में। एक जो बूम आया था हमेशा, आप कभी भी देखोगे तो क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी होती है तो उसमें पहले एक बूम आता है, फिर धीरे धीरे चीजें कम होती है, फिर वापस बूम आता है। अगर कोई जैसे गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसी लाती है, जैसे अभी जीएसटी रिफॉर्म ला रही है, या स्टेबल पॉलिसी या प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज रहती है, तो एफडीआई एफपीआई और उसमें इंक्रीज होता है। ठीक है। फिर हाई स्टॉक वैल्यूशन, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कीप मार्केट बॉयंट, मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ऐसा हमें नीचे देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए आप देखेंगे जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रही है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनेबलिंग एग्जिट्स बट डिस्करेजिंग न्यू फॉरेन एंट्रीज। अब क्या होता है इसमें, अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, अगर किसी ने शेयर्स अपने सेल किए, जैसे एफपीआई और एफडीआई जो जैसे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपना जो पैसा है वो निकाल दिया मार्केट से, मतलब अपने शेयर्स सेल कर दिए। तो जैसे ही वो सेल कर रहे हैं वैसे ही जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो उसको खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक जो हम कह सकते हैं डिक्लाइनिंग मोड में नहीं जा रहा है, वो कंटिन्यूसली बायंट ही है। जो शेयर मार्केट है वो बायंट ही है, वो नीचे नहीं जा रहा है। ओके।
फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स वर्सेस जीडीपी ग्रोथ, इन्वेस्टर केयर अबाउट प्रॉफिट्स नॉट जस्ट मैक्रो ग्रोथ। ठीक है, वो मतलब प्रॉफिट के लिए वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट के लिए। अगर प्रॉफिट हो गया तो वो अपना इन्वेस्ट उसमें से इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, फिर जियो पॉलिटिक्स और टैरिफ, अभी ट्रम्प ने भी 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया, तो उससे भी एक अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उसमें भी क्या होंगे, इन्वेस्टर्स अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस इकोनॉमी से एग्जिट करेंगे। ठीक है, फिर ग्लोबल फैक्टर्स क्या हो गए, राइजिंग यूएस इंटरेस्ट रेट, जिसकी मैंने अभी बात की कि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि डॉलर में उनकी अर्निंग होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, फिर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज, एशिया वगैरह में जो दूसरे इकोनॉमीज है, जैसे कि हमारे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, जो दूसरी जो इकोनॉमीज है एशिया में वो भी बूम कर रही है, वो भी अभी उनमें भी हम कह सकते हैं एक्सेप्ट चाइना, दूसरी जो कंट्रीज है वो भी बूमिंग इकोनॉमीज है ना। तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफआईआई का बढ़ रहा है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्वेश्चन, मतलब गुड्स ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। हमारा मेन जो है, हम जैसे गुड्स और सर्विसेज, हम सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं, पर मर्चेंडाइज जो है उसमें जनरली डेफिसिट को फेस करते हैं। तो आज के टाइम में वो डेफिसिट बहुत ह्यूज है। फिर इनविजिबल सरप्लस, वही जैसे सरप्लस मतलब हमारा क्या है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, रेमिटेंस पे ही है, तो इसी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा कम रहता है ओवरऑल, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिला के ही डेफिसिट को देखा जाता है। ओके, इफ बोथ एक्सपोर्ट स्लम, मतलब अगर टैरिफ और डिमांड भी अगर वीक रहेगी तो कैपिटल इनफ्लोस ड्रायर। अगर दोनों ही चीजें अगर कम हो जाएगी, सर्विसेज का भी अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और गुड्स की भी डिमांड कम रहेगी, तो हमारा जो कैपिटल जो इनफ्लो हो रहा है वो ड्राई अप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो डॉलर है उसके कंपैरेटिवली जो मतलब जो रुपी है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, रुपी ऑलरेडी स्लिड टू 88 रुपीज तक पहुंच गया, 88.37 फॉर $1। तो ये भी हम कह सकते हैं, ये भी रिजर्व पे एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट करेगा। अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि जीएसटी रेट जैसे कट किया, गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है इस चीज से निपटने के लिए, कि जीएसटी रेट कट कर रही है टू बूस्ट कंजप्शन एंड कॉर्पोरेट मार्जिन्स। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म टास्क फोर्स टू ईज डूइंग बिजनेस एंड अट्रैक्ट फ्रेश एफडीआई। ठीक है, फिर सिग्नल टू इन्वेस्टर्स, मतलब ये रिफॉर्म्स वगैरह गवर्नमेंट कर रही है कंटिन्यूसली, कि इंडिया स्टिल ओपन एंड रिफॉर्मिंग डिस्पाइट ट्रेड हेडविंड्स, मतलब चाहे ट्रम्प ने अभी टैरिफ वगैरह लगाया हो, फिर भी इंडिया कंटिन्यूसली रिफॉर्म मेजर्स ले रही है, विच इज अ गुड साइन। गवर्नमेंट भी इसको लेके अच्छे रिफॉर्म्स ले रही है, तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा साइन है। ठीक है, अब फॉरेन कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों होती है किसी भी कंट्री के लिए, स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टार्टअप्स के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि ई कॉमर्स वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था, स्पेशली 2015 से 2021 की विंडो में। ठीक है, पर अब वो मेच्योर हो गया है, तो अब दोबारा से उस इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले रही है। ठीक है, फिर विदाउट इनफ्लो ग्रोथ रिस्क हिटिंग अ फाइनेंसिंग बॉटलनेक डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ठीक है, तो वही इनफ्लो होना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए प्रिडिक्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, हेल्दी कॉर्पोरेट अर्निंग्स होनी चाहिए, ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर्स हैं, वो अगर रहते हैं तो इंडिया का जो एफडीआई और एफआईआई है वो फिर से बूस्ट कर सकता है। आई होप सो ये आर्टिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम हमारे लेक्चर को खत्म करते हैं, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you, stay tuned and subscribe to Definitely Positive.